हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू माय चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेस, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड कंपनीज एक्ट 2013 अपने साथ में लेकर बैठे हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगी कि लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इससे आपको कुछ नहीं जाता है पर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेक्शन आता है और इसमें इतने इजी क्वेश्चंस बनते हैं कि आप आराम से इसको क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, क्या कहते हैं प्रीलिम्स के देखोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो हमें क्या समझना है, हम इसमें सिर्फ एक ही बात समझेंगे, थोड़ी शॉर्ट में होने वाली है वीडियोस। और एंड के सेशन में आपके लिए बोनस करंट अफेयर्स का आपको एक सेशन होगा, तो आप वो जरूर देखते हुए जाइएगा। तो सेक्शन 125 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, हमारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करता है, IEPF। तो बेसिक अगर मैं इसको आपको ऊपर से बताऊं तो इसमें बताता है कि इस फंड में कहाँ से पैसे आएंगे और कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो आप, और कितना क्या कहते हैं कौन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, सबसे पहले कौन एस्टैब्लिश करता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ रूल्स भी बना रखे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्ट अलॉन्ग विद वेरियस रूल फ्रेम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग IEPF अथॉरिटी रूल्स 2016। IEPF अथॉरिटी रूल्स बना रखे हैं इन्होंने इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके फंड्स को। और ये क्या आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है उसको क्या कहते हैं अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आपको अपना फंड्स जो है वो कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपना रेगुलेट करना है फंड। तो ये एजुकेशन प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो कौन एस्टेब्लिश करता है इस अथॉरिटी को, ये जो IEPF है 125 में सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहा है हमारा IEPF को। एंड अब इसमें कौन कौन से अमाउंट जो होगी क्रेडिटेड होंगे और कैसे हम डेबिट कर सकते हैं इसमें अकाउंट, तो हम इसमें पढ़ेंगे। तो आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। शेल बी क्रेडिटेड विद स्पेसिफाइड अमाउंट। स्पेसिफाइड अमाउंट जो इस सेक्शन में दे रखे हैं, सिर्फ उन्हीं आपको उन्हीं रिसोर्सेज से वो अमाउंट क्रेडिट करा सकते हो। ठीक है, एंड रिफंड एंड अनक्लेम्ड एंड अनपेड अमाउंट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप इसमें से क्रेडिट इन्हीं सोर्सेज से कर सकते हो। और इसमें आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो पीपल्स है, जो अनक्लेम्ड अमाउंट इसमें आता है, तो फिर वो रिफंड करने के लिए मांग भी सकते हैं। कभी भी कोई भी बंदा आ सकता है कि हमारा ये अनक्लेम्ड अमाउंट था, तो वो इसी से ही लेके देंगे, वो IEPF से लेके देंगे। फिर उसके बाद इसका फंड कहाँ खर्च होता है, वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में खर्च होता है, कि आपको अवेयरनेस कराना कि आप कोई फ्रॉड में या किसी और चीज में आप अपना ये सारा पैसा इन्वेस्ट ना कर दो। ठीक है, क्रेडिट ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट टू फंड। अब ये क्रेडिट करता है स्पेसिफाइड अमाउंट कहाँ से होगा ये आपको बता देते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, इसमें पूरे हमारे एन तक है, तो पर आपको एन तक याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें रूल्स देखो, पहले आपको बताया मैंने IEPF 125 में, प्लस ये रूल्स 2016 के है, तो उससे रेगुलेट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। अब ये बहुत सारी पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको बस दिमाग में थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि एक बेसिक एजुकेशन आपको होनी चाहिए कि क्या क्या किसमें आता है। ठीक है, सबसे पहले है कोई भी अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स देगा तो वो इस फंड के अंदर हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, पर जो ये फंड हमारा क्रेडिट हो रहा है वो सीधे सीधे ग्रांट से क्रेडिट नहीं हो जाएगा। जो भी पार्लियामेंट जो है वो अगर एप्रोप्रिएशन कोई भी क्रिएट करेगी तो उस फंड को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, डोनेशंस कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो कंपनी जो किसी भी पर्पज के लिए, फंड्स के लिए, तो फिर वहां पर ये डोनेशंस भी आ जाएंगे। ठीक है, ग्रांट्स हो गया बाय एप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट, फिर उसके बाद डोनेशंस हो गया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट लाइंग इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। किसी भी डिविडेंड अकाउंट में, जो भी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, तो वहां पर ये अनपेड डिविडेंड जो होगा वो IEPF में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो क्यों ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये जब अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपका सेक्शन 124(5) में दे रखा है, तो वहां पर ये ट्रांसफर कैसे करा जाएगा, जब आपके 7 साल तक किसी ने अनपेड डिविडेंड अमाउंट वहां पर पड़ा हुआ है, तो फिर वो IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसको याद रखिएगा कि 7 साल का अनपेड डिविडेंड अमाउंट है। फिर उसके बाद D कहता है हमारा अमाउंट इन जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा अमाउंट कोई भी क्या कहते हैं रेवेन्यू के थ्रू आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, वो यहाँ पर ये भी माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक और बात इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पुराना कंपनीज एक्ट था उधर हमारा सेक्शन 205A, तो वहां पर हमारा ये इसकी बात कर रखी थी, क्या कहते हैं IEPF की बात करी थी। तो वहां पर जितना भी अमाउंट मतलब जितना भी अमाउंट वहां पर कल्यूमिनेट हो रखा है, जितना भी एक्यूमुलेट हो रखा है, तो वो हम अकाउंट का अमाउंट जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे अपने सेक्शन 125 में। ठीक है, तो ये बात बोलता है कि 205A कंपनीज एक्ट के अमेंडमेंट से पहले 2013 से जितना भी अनक्लेम्ड अमाउंट था वो हमारे यहाँ पर ट्रांसफर हो गया।
सेम बात बोलिए, ओल्ड IEPF हमारा कहा था 205A में था, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम द फंड्स, अब कोई भी इनकम जो फंड से रिसीव हो रही है तो वो भी आपकी यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती है। देखो, ग्रांट्स हो गया, डोनेशंस हो गया, फिर उसके बाद अनपेड डिविडेंड हो गया, फिर उसके बाद अमाउंट कोई भी रेवेन्यू में हो गया, ओल्ड IPF में हो गया, और कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको फंड रिसीव हो रही है तो वो भी यहाँ पर आएगा। कोई भी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिसगॉर्जमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी सीज्ड फॉर द पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द पर्सोनेशन अंडर सेक्शन 38(3). अब 38(3) में कोई भी झूठी सिक्योरिटीज के थ्रू आपको ट्रांसफर कर रहा था, उसका अकाउंट अमाउंट भी आपको पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास, क्योंकि वो आपने कैंसिल कर रखा है, अमाउंट आपके पास पड़ा हुआ है, तो वो भी आप IPF में डाल सकते हो, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मनी आपने रिसीव किया, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और अलॉटमेंट उतना हुआ नहीं है सिक्योरिटीज का, तो वहां पर भी जो हमारा ड्यू 7 साल के लिए अगर नहीं हुआ है अलॉटमेंट, उसका एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव हुई थी तो आपने वापस नहीं किया, तो फिर वहां पर भी ये IPF में जाएगा। ये क्लेम भी कर सकते हो आपके पीपल अपना, पर ये वापस चला जाएगा जो रिफंड नहीं हुआ है और जो अलॉटमेंट नहीं हुआ है। मैच्योर डिबेंचर्स, जितने भी मैच्योर डिबेंचर्स है वो भी अगर नहीं, किसी ने क्या कहते हैं उसको ड्यू पेमेंट्स मांगा है, तो फिर ड्यू पेमेंट हो गया तो फिर तब भी वो 7 साल तक ऐसे पड़े हुए हैं तो भी वो उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, IPF में। तो एप्लीकेशन मनी हो गया, मैच्योर डिवेंचर्स हो गया, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फिर अमाउंट रिसीव फ्रॉम ओल्ड वो हो गया और सिक्योरिटीज के थ्रू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहाँ कहाँ एक्रूड हो रहा है हमारा, एप्लीकेशन मनी पे कितना भी इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो, और प्लस मैच्योर डिवेंचर्स जो हमारे 7 साल के लिए होंगे उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट 7 साल तक एक्रूड होता रहेगा, तो वो भी हमारा यहाँ पर IPF में ट्रांसफर होगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोसीड, अब कोई भी अगर आपने सेल्स करी है उसका फ्रैक्शनल शेयर्स का आपको क्या कहते हैं, कोई भी शेयर सेल किया है आपको, अब उसका क्या कहते हैं जो पैसा आया तो उसका अगर जो एक्यूमुलेटेड टर्म है वो 7 ईयर्स है, और अगर उस तक आपको पैसा आपका पड़ा हुआ है तो वो भी सेल ऑफ प्रोसीड्स का जो पैसा है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ रेफरेंस शेयर्स रिमेनिंग अनपेड एंड अनक्लेम्ड, अब अनपेड और अनक्लेम्ड शेयर्स जो है, रिडेम्पशन शेयर्स है वो अनपेड और अनक्लेम्ड है, तो वहां पर भी 7 साल के ऊपर है तो फिर वो भी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो, इसमें मेन टाइमलाइन तो 7 ईयर्स है, तो आप आराम से याद कर सकते हो कि कोई भी अगर आएगा, डिविडेंड आएगा, शेयर्स आएंगे, मैच्योर डिबेंचर्स आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, रिडेम्पशन से वो 7 साल के लिए ही होगा, तो ये आपको याद आराम से हो जाएगा। बाकी स्टैब्लिश कौन कर रहा है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। कैसे रेगुलेट हो रहा है, एक तो सेक्शन 125 के अंदर रेगुलेट हो रहा है, और 2016 के कुछ रूल्स भी है उससे भी रेगुलेट होता है, ठीक है। कुछ अदर अमाउंट्स भी दे रखी है, अदर अमाउंट्स कहाँ दे रखी है, रूल 3 में दे रखी है। रूल 3 में कुछ अदर अमाउंट दे रखी है, बोला है कि सेक्शन 124 अनक्लेम डिविडेंड फॉर 7 ईयर्स रिजल्टिंग बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द अथॉरिटी, ये भी ऑल ग्रांट्स फीस एंड चार्जेस रिसीव बाय द अथॉरिटी, ठीक है, ऑल अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 103B बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन एक्ट, जितने भी अमाउंट्स अगर पेबल है 10B में जितने भी अकाउंट पेबल है तो वो भी आएगा। फिर उसके बाद रूल 33 बोलता है टर्म डिपॉजिट्स एंड डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी ड्यू अनपेड एंड अनक्लेम्ड इंटरेस्ट शैल बी ट्रांसफर टू द फंड अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ द डिपॉजिट डिवेंचर। तो ये सारे रिसोर्सेज थे जितने भी हमने पढ़े कि कहाँ कहाँ से होगा। देखो, ग्रांट्स हो गया, ठीक है, आप बोल सकते हो डोनेशंस हो गया, फिर उसके बाद एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हुई है, फिर उसके बाद डिवेंचर्स आपको, मैच्योर डिवेंचर्स जो है 7 साल तक आपके पास पड़े हुए हैं, फिर कोई भी प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम नहीं हुआ है फॉर अनक्लेम्ड और अनपेड वो 7 ईयर्स का है, तो ये सारी चीजें हमारे इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो सकती है, पर आपको और पूरी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से था, और 7 ईयर्स का टाइम पीरियड आपको याद रखने की जरूरत है। रूल याद रखने के लिए जरूरत है, रूल 3 में भी दे रखा है कुछ चीजें, और रूल 2016 में भी रेगुलेट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में हमारा 125 में बोलते हैं कि भाई हम कैसे यूटिलाइज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूटिलाइजेशन का होगा, यूटिलाइजेशन दे रखा है 125(3) में, ठीक है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकता है। देखो, रिफंड और अनक्लेम मैच्योर डिपॉजिट और मैच्योर डिवेंचर्स एंड एप्लीकेशन मनी ड्यू टू रिफंड इंटरेस्ट देयर, और कोई भी रिफंड मांग सकता है, क्या कहते हैं, अनक्लेम डिविडेंड्स और मैच्योर डिपॉजिट का। अब मैंने आपको बताया, मेन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टर्स का एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, तो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना भी मनी है वो एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स जिसने भी लॉस अकर किया ड्यू टू रॉन्ग एक्शंस ऑफ पर्सन इन अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, किसी भी रॉन्ग फुली लॉस बेयर किया है कंपनी में, तो उसको हम लोग वो दे सकते हैं। रुको मैं चार्ज लगा दूं।
तो रॉन्ग किसी ने भी बेयर किया है तो उसको भी हम वापस दे सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस में, फिर हो गया डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप किसी भी लॉसेस किसी ने इनकर्ड किया है तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिएम्बर्स कर सकते हैं किसको लीगल एक्सपेंसेस। अगर क्लास ऑफ एक्शंस ऑफ शेयर्स ने यहाँ पर 37 और 245 मेंबर्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स में किसी ने भी क्या कहते हैं लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड किया तो यहाँ पर भी वो बेयर कर सकता है अंडर आईपीएफ, या फिर कोई भी अदर मैटर्स जो कि जो रूल्स फ्रेम करे गए हैं उससे रिलेटेड हो, ठीक है। अब रिफंड कब कब मांगेगा ये बता रखा है। ओल्ड एक्ट में एक्सपायरी ऑफ 7 years में कभी भी रिफंड मांग सकता है। शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट रिफंड कैन क्लेम रिफंड इनटू द न्यू एक्ट, ये न्यू एक्ट में रिफंड क्लेम कर सकता है। एनी पर्सन हुज अमाउंट रिफंड रिफर्ड क्लॉज ए टू डी, मतलब कोई भी अमाउंट जो इसमें 205C में ओल्ड एक्ट में तो 7 साल बाद भी रिफंड मांग सकता है, ठीक है। अभी कैसे मांगेगा, एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी को, रिफंड अथॉरिटी को, और अपने परफॉर्मा अगर उसके पास सिर्फ वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो ओल्ड एक्ट के थ्रू, अगर वो उसने ओल्ड एक्ट में अपने फंड वो करे होंगे तो वो न्यू एक्ट के थ्रू भी मांग सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सर्टेन, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे, मैंने बताया ना वो रूल्स 2016 में है, तो फिर वो कब किसने लागू कराए थे, एमसीए, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सर्टेन एक्शंस करा था कि ये एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करी थी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द आईपीएफ फर्म, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन सेक्रेटरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। सेक्रेटरी, ये याद रखना आपको, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका चेयरपर्सन हो गया, ठीक है, ऑफ आईपीएफ, और अदर 6 मेंबर्स और होते हैं, तो मैक्सिमम 7 मेंबर्स हुए। फिर उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका कन्वीनर ऑफ द अथॉरिटी होता है। आपको याद रखना सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स अलग होते हैं और 7 मेंबर्स एक्सेस होते हैं। क्योंकि हमें मेंबर्स इसलिए याद रखने हैं क्योंकि हम लोग एनएफआरए भी पढ़ेंगे आगे, उधर 15 मेंबर्स होते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर 6 मेंबर्स है, ठीक है, सेक्शन 125 में। फिर उसके बाद प्रोविजन रिक्वायर्ड बाय रिसोर्सेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब कोई भी रिसोर्सेज चाहिए आपको इन सारे एजुकेशन फॉर्म से ट्रांसफर करने के लिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। सीजी शेल सप्लाई ऑफिसेज, अब इसके प्रोविजंस के लिए आईपीएफ ऑफिस को एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऑफिसेज, एम्प्लॉयज, रिसोर्सेज और आईपीएफ अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कराएगा, ठीक है। अथॉरिटी, अब ये जो अथॉरिटी है कंसल्टेशन किसके काम करती है, ये सीएजी के कंसल्टेशन में काम करती है, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के कंसल्टेशन में काम करती है, ठीक है। और द अथॉरिटी शैल एडमिनिस्टर द फंड, अब वो कैसे चलाएगा, सीएजी बताएगा कि कैसे चलाना है। स्पेंडिंग मनी, कॉम्पिटेंट टू स्पेंड मनी ऑन अदर फंड्स कैरिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड इन 125(3). 125(3 याद रखना है आपको, 125(3 में ये दे रखा है कि आपकी आईपीएफ फंड जो है वो कैसे रेगुलेट होंगे और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होंगे, तो सेक्शन 125(3 में ये दे रखा है। तो सीएजी भी बताएगा कि कैसे कैसे स्पेंडिंग करना, और बाकी कंपनी इंडिपेंडेंट है, अगर उसको 125(3 के किसी भी ऑब्जेक्टिव में फंड इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया आईपीएफ हो गया, या फिर किसी के लॉस इंकर्ड हो गया, या फिर रॉन्गफुल गेन हो गया, लीगल एक्सपेंसेस किसी के इनकर्ड हो गया, ठीक है। ऑडिट्स ऑफ द फंड, अब ये जो फंड्स है इसमें जो आईपीएफ में फंड्स है उसका ऑडिट भी होगा, ऑडिट कौन कराएगा, सीएजी कराएगा, और वो ये जो रिपोर्ट हो गया ऑडिट की वो फॉरवर्ड करेगा अथॉरिटी को आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। अथॉरिटी हर फाइनेंशियल ईयर में वो एक रिपोर्ट देगा आईपीएफ की, और ये जो रिपोर्ट होगी आईपीएफ की, ये जो होगी सीएजी जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखेगा हर साल, फाइनेंशियली हर साल सीएजी का काम है ये रखता है, क्या कहते हैं, सामने रखता है। अब सीएजी हमारा दे रखा है, आपको पता है इसमें कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। फिर उसके बाद अब न्यूज में अभी क्यों था, मैंने आपको बताया था ना, एक बोनस सेशन है, छोटा सा सेशन है तो आपको इजीली याद रहेगा। तो अब हमारे अभी काफी दिनों से अगस्त में न्यूज में चल रहा है कि भाई अगस्त 5 से कि हमारा जो है हम सोच रहे हैं आईपीएफ का एक इंटीग्रेटेड पोर्टल 2.0 बनाए। अब ये इंटीग्रेटेड पोर्टल 2.0 क्या होता है, ये होता है क्या कहते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये इन्वेस्टर्स को बहुत ही क्या कहते हैं, इन्वेस्टर अपना क्लेम्स जो भी अनपेड क्लेम्स है यहाँ पर वापस रिफंड के लिए मांग सकता है, और मतलब एक पूरा वेब पोर्टल प्लेटफॉर्म बना दिया क्योंकि डिजिटाइज इकोनॉमी होनी चाहिए। तो देखते हैं आईपीएफ रिसेंटली हेल्थ स्टेट होल्डर कंसल्टेशन विद कॉर्पोरेट नोडल ऑफिसर्स अगस्त 5, 2026 finalizing upcoming upgraded digital platform aimed at streamlining investors claims and grievance redressals। अब क्या होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ये लोग ताकि आपका जो इन्वेस्टर्स का फंड है वो स्ट्रीमलाइन वे में रेगुलेट करे और आपका जो रिड्रेसल है वो इजीली आप रिड्रेस कर पाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कितना क्लेम तक ये अनपेड डिविडेंड्स को रेगुलेट कर रहा है। न्यू रूल्स हैव बीन प्रपोज्ड एक्सपीडिएट पे आउट फॉर स्मॉल क्लेम्स। फिजिकल शेयर्स कितने हैं,
5 लाख, डीमैट 15 लाख और डिविडेंड्स अप टू 10,000। ये इन शेयर्स को रेगुलेट करता है आईपीएफ के अंदर, ये वेब पोर्टल में। ठीक है, बाकी आपको पता है अभी जो हमारा अभी चल रहा है, जो अभी प्रोसीजर चल रहा है, तो आप आईपीएफ फॉर्म 5 के थ्रू अपना अनक्लेम्ड अमाउंट आप रिकवर करवाते हो, पर यहाँ पर आप वेब पोर्टल के थ्रू करा सकते हो। कौन? इक्विटी शेयर्स, फिजिकल शेयर्स जो होंगे वो आपके 5 लाख तक रिकवर हो सकते हैं, और क्या कहते हैं डीमैट शेयर से 15 लाख तक हो सकते हैं। डीमैट मैंने आपको बताया है, आप अगर वीडियो नहीं देखी डिपॉजिटरी की, उसमें पूरा बताया डीमैट का मतलब क्या होता है, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, डिविडेंड्स कितने हैं? डिविडेंड्स अप टू 10,000। ठीक है, 5, 15 एंड 10 बाय द स्ट्रिक्टली कंपनी वेरिफिकेशन। अब ये सेटल कितने दिनों में होंगे केसेस? ये 30 डेज में सेटल होंगे, ये स्पीडी डिस्पोजल पे बनाए। अब ये एक स्कीम भी है, निवेशक शिविर से अक्रॉस मेजर सिटीज एस्टेब्लिश करे जाएंगे कि वो ट्रांसफर कर सके अनक्लेम डिविडेंड को। अनक्लेम डिविडेंड लाइंग इन आईपीएफ, अभी जो एक डेटा रिलीज हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो है टोटल 1.1 बिलियन ओवर अनपेड डिविडेंड्स है, और जिनका वैल्यू अभी 1 लाख करोड़ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1 लाख करोड़ के अनपेड डिविडेंड्स अभी रेगुलेट हुई है अभी उसमें, और वैल्यू ऑफ अनक्लेम डिविडेंड स्टैंड्स अबाउट 600 करोड़, 600 करोड़ है। अब ये जो इंटीग्रेटेड पोर्टल 2.0 लाया गया है वो किसके द्वारा लाया गया है? सेबी के द्वारा लाया गया है, और करंटली हम लोगों का जो है मैंने बताया आईपीएफ फॉर्म 5 में हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो इसका आपको समझ आया कितने मेंबर्स है, कौन इसका चेयरमैन होगा इस पूरी अथॉरिटी का। तो ये छोटा सा एक सेशन था आईपीएफ के ऊपर, क्योंकि अगला जो हमारा होगा शायद जो चैप्टर 9 पढ़ेंगे हम लोग, ये चैप्टर 8 था हमारा, चैप्टर 9 पढ़ेंगे, वो शायद दो वीडियो या 3 वीडियो में भी होगा, अगर मुझे सेक्शंस आपको थॉरोली और अच्छे से समझाना है। तो आपको इसमें 124 का क्या कहते हैं 124 7 ईयर्स याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना है, 124 125 को 3 याद रखना है, 124 5 वो है जो अनपेड डिविडेंड्स की बात कर रहा है। ठीक है, 7 ईयर्स तक का। और यहाँ पर है आपको यूटिलाइजेशन के लिए 125 3। तो ये सबसेक्शन मैंने कभी आपको याद करने को बोला नहीं है, बट कंपनीज एक्ट का आप ये वाला सबसेक्शन जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमारा आईपीएफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हमारा चैप्टर 9 के साथ ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आपको मेरी बैंकिंग लॉस की वीडियोस अच्छी लगती है तो बैंकिंग लॉस भी आप देख सकते हैं, और मैं नई वीडियो जरूर लेकर आऊंगी जल्दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग।